नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर झारखंड में एक बार फिर सियासत गर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और जिसे लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस ने केंद्र पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। हेमंत सरकार में झारखंड का क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मानव तस्करी के मामलों में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है। 2020 में झारखंड में मानव तस्करी के 103 केस दर्ज हुए, जबकि 121 लोग मानव तस्करी के शिकार बने। 2020 में झारखंड में 51,033 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जो 2019 से 985 मामले ज्यादा हैं। झारखंड में अपहरण के 1656 केस दर्ज किए गए, जबकि 2019 में अपहरण के 1564 मामले थे। राज्य में दहेज हत्या के 275 मामले दर्ज किए गए हैं। झारखंड ने एक ऐसे क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है जिसके लिए राज्य सरकार को शर्मसार होना चाहिए। प्रति 1 लाख व्यक्ति में यह जो हत्याओं का औसत है वो 4.2 है, जबकि जो राष्ट्रीय स्तर पर औसत है वो 2.2 है। पिछले वर्ष 2020 में 1634 हत्याएं हुई, जो एक रिकॉर्ड है। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो इसमें भी जो झारखंड है वो पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया है। साथ ही केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी सरकारों को बदनाम करने के लिए भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया है। अगर किसी राज्यों में गैर भाजपाई सरकार बनती है तो केंद्र के द्वारा इस तरह की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है कि उस राज्य में मानव तस्करी अधिक हो रहे हैं, हत्या अधिक हो रही है, लूट अधिक हो रही है। इस प्रकार का भ्रमजाल भारतीय जनता पार्टी एक रिपोर्ट के आधार पर उन सरकारों को पेश करने का काम करती है। झारखंड में दर्ज आपराधिक केसों में से 68% मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर झारखंड में सियासत गर्म हो चली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन और अविनाश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान को लेकर लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान इससे जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। झारखंड में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान महिलाओं को नई राह दिखा रहा है। शराब और हड़िया बनाकर बेचने वाली महिलाओं के लिए ये अभियान सम्मानजनक आजीविका का वरदान बन चुका है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इस अभियान से जुड़ी पुस्तिका का लोकार्पण किया। सीएम ने हड़िया की बिक्री छोड़ चुकी महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही सखी दीदियों को ब्याज मुक्त खर्च का चेक भी सौंपा। सीएम ने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने झारखंड की महिलाओं से कहा कि अब ये राज्य आपकी बदौलत चलेगा। सीएम ने महिला समूह से आगे आकर सरकार का हिस्सा बनने की भी अपील की। टारगेट फोकस है कि इन महिलाओं को हर हाल में उस हड़िया दारू से बाहर हमें निकालना है, बल्कि कोई भी महिला समूह इस काम में आगे आ सकता है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, हर बच्चे को हफ्ता में 6 अंडा खिलाना हमारा अनिवार्य है। ये हमने अब वो 6 अंडे कहां से आएंगे? या तो हमको कर्नाटक, तेलंगाना, दूसरे राज्य से मंगाना पड़ेगा। आप महिलाएं उस अंडा को उत्पादन कीजिए। राज्य सरकार, सारे अंडे राज्य सरकार आप सभी लोग ले सकते हैं। अभी इस राज्य में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम इधर उधर से जहां तहां से हम जुगाड़ पुगाड़ पर काम कर रहे हैं। आप लोग आगे आइए, सरकार का एक हिस्सा बनिए। आपके बदौलत ये राज्य चलेगा, आपके बदौलत राज्य का विकास होगा।
वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि महिलाओं की आजीविका को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने सखी मंडल के नाम की जमकर तारीफ की। जिला से आते हैं या जिस प्रमंडल से आते हैं वहां भी हड़िया दारू बनाना और बेचना वो करीब करीब खत्म की ओर जा रही है। तो मुझे विश्वास है कि इस अभियान से हमारी महिलाओं को बहुत ज्यादा आजीविका में जोड़ने की काम हम लोग ने किया है। हेमंत सरकार ने फूलो झानो योजना खास तौर से महिलाओं के लिए शुरू किया। फूलो झानो सिद्धो कानू की बहनें हैं। दोनों बहनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस योजना के तहत महिलाओं को कृषि, पशुपालन, वनोपज, मछली पालन, रेशम उत्पादन, मुर्गी पालन से जुड़े कामों को जोड़ा जा रहा है और झारखंड में इस योजना का असर भी अब दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी को नया रूप देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। एनसीसी को और अधिक प्रासंगिक और बदलते वक्त के अनुरूप बनाने और इसकी समीक्षा को लेकर ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। समिति की अध्यक्षता पूर्व सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं और धोनी पहले भी भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं और उनके पास लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक भी है। मंत्रालय की ओर से 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और जिससे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को भी इसमें शामिल किया गया है। एनसीसी को मजबूत करने और इसकी समीक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस कमेटी को बनाया गया है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल किया गया है, जो झारखंड के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से क्रिकेट में अपने जलवों से हर किसी को अपने अंदाज का मुरीद बना लेते थे, वही कहीं ना कहीं इस बार भी हमें देखने को मिल सकती है। और एक नए लुक में कहा जाए तो एक नए काम करते हुए महेंद्र सिंह धोनी को देखा जाएगा। कहा जाए तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और युवा सशक्तिकरण की दिशा को लेकर ये प्रयास किया गया है और उसी को मूर्त रूप देने को लेकर रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस विशेष कमेटी का गठन किया गया। इसमें तमाम तरह के विभागों के लोग भी शामिल हैं, जिसमें राजनीति से हो या फिर बिजनेस से या फिर खेल से महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े नाम इस कमेटी में शामिल किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं एनसीसी को आने वाले दिनों में एक बेहतर आने वाले भविष्य की ओर ले जाएंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। जल, जमीन, जंगल झारखंड की तो हमेशा से यही पहचान रही है, लेकिन हाल के दिनों में झारखंड की पहचान कुछ और वजहों से ही प्रदेश में हो रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 11 करोड़ का अफीम मिलना और उसके तार झारखंड से जुड़ने के बाद अफीम की खेती को लेकर झारखंड सुर्खियों में है। काला हीरा यानी कोयला, इसकी चमक से तो झारखंड हमेशा चमकता है, लेकिन इस चमक की जगह अब सफेद फूलों ने ले ली है। एक ऐसा फूल जो कई साल से झारखंड पर दाग लगाता आ रहा है। यह सफेद फूल है अफीम। चतरा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से शुरू हुई अफीम की ये खेती आज राज्य के 17 जिलों तक फैल चुकी है और अफीम का ये कारोबार करोड़ों का हो चुका है। जो अफीम की खेती है झारखंड में, जो मेरी जानकारी है वो पहले चतरा में शुरू हुआ और अब खूंटी में बड़े पैमाने पे खेती हो रही है। ये दोनों वो इलाके हैं जो नक्सल से प्रभावित इलाका रहा है। ये दो इलाके ऐसे रहे हैं जहाँ पे पुलिस या सिविल प्रशासन का आना जाना कम रहा है इस इलाके में। दरअसल झारखंड की मिट्टी और जलवायु अफीम की खेती के लिए काफी मुफीद है। ऊपर से नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस का कम जाना भी अफीम की खेती के लिए वरदान जैसा हो जाता है। हालांकि अफीम की खेती पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके कम खर्चे में करोड़ों के मुनाफे की लालच में ग्रामीणों का अफीम की खेती के तरफ झुकाव बढ़ा है। दरअसल नक्सल प्रभावित इलाकों में अफीम की खेती ज्यादा होती है।
किसानों तक माफिया अफीम के बीज और पैसे पहुंचा देते हैं। झारखंड में अफीम का 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार हो चुका है। देश के कई हिस्सों तक झारखंड से अफीम की सप्लाई की जाती है और इस अफीम से चरस ब्राउन शुगर बनाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक इसकी सप्लाई होती है। जिन जिन क्षेत्रों में अफीम की खेती की सूचना प्राप्त होती है वहां पर प्रॉम्प्टली उसको डिस्ट्रक्शन करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसके जो दूसरे राज्यों से जो लिंक्स जुड़े हैं और जो इंटरस्टेट जो गैंग्स है उनको भी चिन्हित किया गया है, उसमें से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हर साल सैकड़ों एकड़ में लगी अफीम की फसलों को पुलिस की ओर से नष्ट किया जाता है। बावजूद इसके झारखंड में अफीम के कारोबार का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जरूरत है अफीम के काले कारोबार से जुड़े लोगों पर मजबूत प्रहार करने की, इतना मजबूत कि सफेद फूलों की महक झारखंड के किसी इलाकों तक नहीं पहुंचे। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रूपा तिर्की के संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम पिछले एक हफ्ते से साहिबगंज में कैंप किए हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी टीम आज साहिबगंज पहुंची। 7 सदस्यीय टीम ने रूपा तिर्की के सरकारी आवास पर जाकर जांच की और सैंपल जुटाए। साथ ही रूपा तिर्की की बुआ से भी पूछताछ की। मजिस्ट्रेट दिवाकर मिश्रा, मुकेश कुमार, बम्बम, अनिल कुमार की उपस्थिति में सीबीआई की टीम सामानों को लेकर अपने साथ ले गई और सीबीआई की टीम जिरवा बाड़ी थाने में पदस्थापित 3 सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ कर चुकी है। राज्य में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अरगोड़ा के कुंज विहार कॉलोनी में घरों में पानी घुस जाने से लोग पहले तल्ले पर शिफ्ट हो जाने को मजबूर हैं। वहीं परेशान लोगों ने तो ये पानी आपको जब घर में क्या धीरे धीरे घुसना, क्या अचानक रात में घुसा? अचानक रात में 2 बजे रात में पानी घुसा है जी। 2 बजे रात में उधर से पानी आया, इधर एकदम अचानक घुसा है सब में। मूसलाधार बारिश ने अरगोड़ा के निवासियों को कई दिनों से बंधक बना रखा है। घर में रहने की तो जगह नहीं बची है, बाहर भी वही हालात है। पानी ने इतना परेशान कर दिया है कि दूध और बिस्किट से लेकर पीने का पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर कदम रखिए तो वहाँ दरिया डुबोने को बेताब है। आखिर ये लोग जाए तो कहाँ जाए? घर में ना सब्जी, ना दूध, ना पानी का व्यवस्था, क्योंकि सारा बोरिंग में ऑलरेडी ये पानी घुसा हुआ था। बाहर से पानी भी इवन नहीं ला पा रहा था लोग। एक तो बारिश अपार, ऊपर से ड्रेनेज सिस्टम की मार, और इस सब का खामियाजा भुगतने को मजबूर है कुंज विहार कॉलोनी के बाशिंदे। आखिर कौन दिलाएगा इस नारकीय हालात से मुक्ति? संजय सिंह, न्यूज़ 18, रांची। रांची में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन भी शामिल हुई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर मौजूद रही। बैठक में महिला मोर्चा की मजबूती पर चर्चा की गई। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर है, संसाधनों की लूट मची है, शराब माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिससे महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। राज्यपाल रमेश बैस बाबा नगरी देवघर पहुंचकर एम्स के टाइप 2 बिल्डिंग के उद्घाटन और देवघर एम्स के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। देवघर पहुंचने पर राज्यपाल रमेश बैस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल सीधे देवघर एम्स पहुंचे, ओपीडी का निरीक्षण किया। साथ ही देवघर एम्स के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर मरीजों के लिए भगवान होते हैं। वहीं देवघर एम्स को लेकर राज्यपाल ने कहा कि देवघर एम्स संथाल परगना नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हर डॉक्टर चाहता है कि वो जिस मरीज का इलाज कर रहा है वो मरीज ठीक हो जाए, और जब वो मरीज ठीक होता है तो डॉक्टर की, उनके परिवार की जो खुशी होती होगी, लेकिन उससे ज्यादा डॉक्टर खुशी होता है कि मेरे इलाज से इसका जान बच गया।
झारखंड में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर सरकार के गाइडलाइन पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार के इस फैसले से मूर्तिकारों के पेट पर लात पड़ गई है। मां की प्रतिमा के निर्माण की तैयारी अंतिम चरण में है। ऐसे में सवाल है कि इन मूर्तियों की बिक्री कैसे होगी। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की। जहां मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। मूर्तियों के निर्माण के बीच सरकार ने दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा नहीं होगी। सरकार के इस फैसले के बाद मूर्तिकारों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। दरअसल मां की प्रतिमा का निर्माण 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि मां की बन रही इन मूर्तियों की बिक्री कैसे होगी। जो गाइडलाइन बनाने वाले हैं शायद उनको मालूम नहीं है दुर्गा मूर्ति कैसे बनती है, क्योंकि एक दुर्गा मूर्ति जब बनती है तो नीचे सिंहासन होती है, उसके ऊपर शेर होता है, उसके ऊपर महिषासुर होता है, उसके ऊपर दुर्गा जी खड़ी होती है। तो कोई भी मूर्ति 2-2.5-3 फीट के ऊपर दुर्गा जी खड़ी होती है तो 5 फुट पे मूर्ति कहाँ होगा इतनी सी। तो कोई मूर्ति बनती है दुर्गा पूजा का। दुर्गा पूजा को लेकर जारी सरकार के गाइडलाइन को मूर्तिकार समझ से परे बता रहे हैं। प्रशासन के इस आदेश के बाद मूर्तिकार हैरान और परेशान हैं। मां का प्रतिमा 5 फीट की है, लेकिन वो महिषासुर शेर के ऊपर चढ़ने से उसका हाइट तो बढ़ना है। 5 फीट में अगर मूर्ति बनाए तो खाली आंख से दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप लेके देखना होगा मां का चेहरा। 5 फीट में कभी दुर्गा मूर्ति नहीं बनती है। ये गाइडलाइन जब तय होता है शायद उसको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव होगा। रांची में दुर्गा पूजा की धूम देखते बनती है। भव्य पंडालों में मां की प्रतिमा की स्थापना के लिए काफी पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सरकार ने यह गाइडलाइन पहले क्यों नहीं जारी की। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। और कल कर्मा पूजा, इसे लेकर झारखंड में उत्साह देखा जा रहा है। रांची में कर्मा की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। मांदर, ढाक और नगाड़े की धुन। थिरकते पैर और पारंपरिक कर्मा गीत पर नृत्य करती युवतियां। यह उत्साह है प्रकृति पर्व कर्मा का। भादो एकादशी को कर्मा का यह पर्व मनाया जाता है। बहनें भाइयों की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना की जाती है। हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसी दिन हमारे जो आदि पुरखे थे महादेव पार्वती जिसको बोलते हैं, इसी दिन से हम मानव को फसल लगाने का शुरुआत, जो इसे 10 तारीख को हमारा जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी था उस दिन फसल लगाने का शुरुआत किए, और उसी का शुभ अवसर पे हम लोग ये करम पर्व मनाते हैं। प्राकृतिक हमारी प्राकृतिक पर्व है और करम पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम उसका पूजन करते हैं। आज अर्थ वार्मिंग हो रही है। कर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रांची सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। वहीं बारिश को देखते हुए निगम प्रशासन की ओर से अखाड़ों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। अखाड़ों में पानी जमा न हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। आज मुख अखाड़ा का नगर आयुक्त महोदय के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। सभी जगह स्थिति संतोषजनक पाई गई। जहाँ जहाँ भी कुछ चीजें बची हुई थी, संबंधित सुपरवाइजर और जोनल सुपरवाइजर को आदेश दिया गया है। कर्मा पर्व झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा में मनाया जाता है। कर्मा पर्व 7 दिनों तक चलता रहता है। इस पर्व की शुरुआत तीज पर्व के संपन्न होने के बाद शुरू हो जाती है। तीज के दूसरे दिन युवतियां कर्मा का डाला स्थापित करती हैं, जिसके बाद भादो एकादशी के दिन करम पेड़ की डाली की पूजा की जाती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
रांची के सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने मिसाल पेश की है। बालकृष्ण +2 स्कूल के शिक्षक ऐसे गरीब बच्चों के लिए देवदूत बनकर सामने आए जिनके अभिभावक एडमिशन के पैसे दे पाने में असमर्थ हैं। ऐसे करीब 90 छात्रों का नामांकन 9वीं कक्षा में स्कूल के टीचर ने ही कराया है। कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, स्कूल की शिक्षा से लेकर तमाम व्यवसायों पर बुरी तरह असर पड़ा है। ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची के एक सरकारी स्कूल ने अनूठी मिसाल पेश की है और ये मिसाल स्कूल के शिक्षकों के सहयोग से संभव हो पाया है। दरअसल रांची के बालकृष्ण +2 हाई स्कूल में 9वीं कक्षा के लिए नामांकन के लिए कई छात्र पहुंचे तो जरूर, लेकिन एडमिशन नहीं लेने की वजह परिवार की खस्ताहाल स्थिति को बताया। बच्चों ने जब मामूली से लगने वाले फीस की रकम जमा करने में असमर्थता जताई तो स्कूल की प्रिंसिपल ने खुद के प्रयास से एक नई पहल की। खुद के खर्चे से छात्रों का नामांकन कराया और इस अभियान में स्कूल के कई शिक्षकों ने भी सहयोग दिया। हमारे तो सारे बच्चे हमने उसमें पिक एंड चूज नहीं किया, क्योंकि सारी हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं, तभी आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो उन लोगों को हमने उसमें फिर पिक एंड चूज की बात नहीं आई। हम लोगों ने सारे बच्चों का नामांकन निःशुल्क कराया है और हमारे शिक्षक उसमें बहुत सहयोग किए। सारे एक आवाज़ से हमको दिए, मतलब करीब 14-15 शिक्षक ऐसे हुए कि हमारे साथ चले और हम लोग उस अभियान में सफल हुए हैं। सरकारी स्कूल में आमतौर पर वैसे गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। ऐसे में कोरोना काल ने जब कई गरीब बच्चों के परिजनों की नौकरी छीन ली और 200 रुपये प्रति माह से भी कम की फीस स्कूल में जमा करने में असमर्थता जताई, तो ऐसे 90 से ज्यादा छात्रों का नामांकन इस स्कूल के शिक्षकों ने अपनी जेब के पैसों से कराया। वाकई ऐसा कर स्कूल के शिक्षकों ने समाज के लिए मिसाल पेश की है। फ्री में बच्चों को पढ़ाकर ये शिक्षक शिक्षा का महादान भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आगे जरूर देखें मोदी द अनटोल्ड स्टोरी।